हमारे हाथ से शिक्षा छीन ली तो जितना बर्बाद ओबीसी होगा उतना बर्बाद एससी होगा, एसटी होगा, माइनॉरिटी होगा। शिक्षा खत्म, रोजगार खत्म, आमदनी आपकी है नहीं और सब खुश हैं कि हमको। एक आदमी हमारे यहां था, तो पुरानी कहावत में मिलता है, उसको वरदान देने के लिए कोई आया तो कहा एक शर्त है कि तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन जितना तुमको मिलेगा उससे दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा, छोटे भाई को मिल जाएगा। तो वो चाहता तो मांगता कि मुझे एक घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, भले उसको 2 मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसने क्या मांगा पता है? कि मेरी एक टांग टूट जाए ताकि दूसरे की दोनों तो टूटेगी। हमारे लोग इसी में खुश हो। हम पता ही नहीं, हमें समझ में आया कि हमारा दुश्मन कौन था वैचारिक रूप से। ओबीसी में किसान कमेरा जातियां 60% आबादी ओबीसी की, और ओबीसी की न तो जाति जनगणना हो रही है और न तो ओबीसी को उनके आरक्षण मिल रहा है। आज भी मंडल कमीशन कहता है 52% आबादी को 27% आरक्षण मिला हुआ है। शेड्यूल कास्ट को तो चलो 15% आबादी थी, 15% मिल गया। शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, अब थोड़ी बढ़ गई है लेकिन फिर भी आबादी के मुताबिक रिजर्वेशन मिल गया। ओबीसी की आबादी 52% मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग, रिजर्वेशन मिला 27। आज भी इस देश का एक इंस्टीट्यूशन बता देना जिसमें ओबीसी 60% हो पाया हो, 27% भी नहीं है। 27 छोड़िए, आज देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी प्रोफेसर 4% है, आबादी 60% है। यानी जिस देश में 100 में 60 प्रोफेसर ओबीसी होने चाहिए, उस देश में 100 में 4 प्रोफेसर ओबीसी हैं, और ओबीसी सबसे पहले धर्म बचाने की लड़ाई में लड़ने चला जा रहा है। यार ये बात हमें अपनी आलोचना के लिए कहनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अरे धर्म तो दिल में था रे भाई, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते में ले हो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और धर्म के नाम पर जो लोग अपना दुकान चलाने लगे, हमारे ओबीसी समाज के लोग वहां चले गए। बताओ देश में कितने जज ओबीसी हैं? सुप्रीम कोर्ट में जितने जज बैठे हैं, क्या 100 में 60 ओबीसी हैं? क्या 100 में 60 मीडिया में लोग ओबीसी हैं? क्या देश के उद्योगपति में, ठेकेदारी में, पैसे वालों में 100 में 60 लोग ओबीसी हैं? और जबकि नारा उत्तर भारत में लगा था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को बहुजन समाज के लोगों ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मान्यवर कांशी राम उस नारे को आगे बढ़ा रहे थे। अब जरा इस बात का जवाब दो, 15% शेड्यूल कास्ट के न जज हैं, न ब्यूरोक्रेट हैं, न प्रोफेसर हैं, न मीडिया है। शेड्यूल कास्ट के 15% लोग नहीं है, 1.5% से ज्यादा आबादी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज शायद एक सुप्रीम कोर्ट का जज शेड्यूल कास्ट से है, 2 ओबीसी है, शेड्यूल ट्राइब तो एक भी नहीं है। आदिवासी का जल जंगल जमीन बस छीन करके अडानी को देना है, और आदिवासी वहां जाकर के लड़ रहा है जंगल में, तो उसको जेल में डाल दिया जा रहा है कि ये आदिवासी नक्सली है, गोली मार दो इसको, मिस्टेकन आइडेंटिटी है। वेयर इज 90%? हम न प्रोफेसर बनकर विश्वविद्यालय में हैं, न डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल में हैं, न इंजीनियर बनकर इमारतें बना रहे हैं, हम न ब्यूरोक्रेट बनकर देश चला रहे हैं, हम न सुप्रीम कोर्ट में जज बने बैठे हैं, हम न मीडिया में हैं, न हम उद्योग में हैं, तो हम हैं कहां 90%? कांवड़ यात्रा में 90% हम हैं। और ये मैंने नहीं बोला है, सारा जोखिम आप हमसे मत दिलवाइए। मुझे अभी उत्तर भारत में जाना है, 2-4 मुकदमा हो जाएगा तो बचाएगा कौन? वो कह देंगे मेरी आस्था को ठेस पहुंच गई है। लेकिन सच तो यही है साहब कि हम 90% वहां हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं रणजीत सर, मेरे यहां का मुख्यमंत्री अगर आप कांवड़ लेकर जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करेगा, और नौकरी मांगने जाएंगे तो लाठी से बारिश करेगा। और हमारे नौजवानों को अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि उनको क्या चाहिए। तो 90% हम वहां हैं। 90% अस्पतालों में बीमार बनकर लाइन लगाए हुए हम हैं।
हम फैक्ट्री में सस्ता मजदूर बनकर दिन भर मजदूरी कर रहे हैं, वहां 90% हम हैं। हम 80 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मुफ्त में मिल रहा है उसमें 90% हम हैं। सबसे ज्यादा जेलों में बंद, झूठे मुकदमों में बंद, अंडर ट्रायल में बंद, हम 90% जेलों में बंद हैं। प्रोफेसर हैनी बाबू, यलगार परिषद, आज तक मेरे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कोई उमर खालिद, तमाम हजारों लोग मुकदमों में जेलों में बंद हैं। हम 90% गरीब हैं, हम 90% कमजोर हैं, हम 90% बेबस, लाचार और बिखरे हुए हैं। और बिखरे हुए लोगों का कभी हुकूमत नहीं आती। इसलिए मैं कुछ आज के सवाल बस आपसे साझा किया हूं, बाद में बहुत सम्मानित और वरिष्ठ लोग हैं, आप उस पर विचार करिएगा। मैं आज भी देश भर में घूम रहा हूं। जब तक नौकरी थी तब तक नौकरी की बंदिश थी। माने साहब नौकरी छोड़ करके यहां बैठे हैं, मुझे नौकरी से छुड़वा दिया गया। हालांकि मैंने काम ही ऐसा किया था कि वो नौकरी नहीं देते। उनको ओबीसी ऐसा चाहिए जो मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल का रथ निकले तो उसका संयोजक बन के बैठा है। अगर समझ जाना तो पहचानना कि नकली ओबीसी कौन है। 35 साल भीख मांगने के बाद भी 10 लाख का सूट पहने, 1.5 लाख का चश्मा लगाए, वोट में चुनाव में कहे कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, और आज तक प्रधानमंत्री रहने के बाद भी एक बार भी मंडल कमीशन का नाम तक न ले। मंडल कमीशन की सिफारिश कहती है प्रमोशन में आरक्षण चाहिए। मंडल कमीशन कहता है कि अगर आरक्षण की अपर लिमिट 50% से ऊपर हो जाए तो जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 52% होना चाहिए। कैसा ओबीसी जो इसमें एक भी सवाल का जवाब नहीं देता हो। और वो तब आपको ओबीसी बन जाता है जब उसको वोट लेना होता है। वो ओबीसी बन जाता है जब उसको दंगा कराना होता है, और उसके बाद वो बात सबको धर्म के नाम पर एकजुट करता है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, और आज के सवाल को गुजारिश करके जा रहा हूं। हमें दूर जाना है, आज ही शाम को फ्लाइट है, तो आप अभी और वक्ताओं को सुनिएगा। मैं 1000 किलोमीटर दूर से आया, अपना दिन का काम छोड़कर आया। मेरा अभी भी काम है पढ़ाई लिखाई। मैं 2 किताबों को लिखने का काम कर रहा हूं। नौकरी नहीं है तो सैलरी नहीं आती, लेकिन इतने के बाद भी जो बिरसा, फुले, अंबेडकर और पेरियार की बात करें उसमें इतनी खुददारी है कि कितना भी गरीब रहेगा भीख मांग करके कभी गुजारा नहीं करेगा। हम मेहनत करने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सोचता हूं तो वो तो कोई नौकरी नहीं करते थे। जहां नौकरी करने के 10 दिन नौकरी कर पाए, उसके बाद वो नौकरी छोड़नी पड़ी। महात्मा फूले कोई नौकरी नहीं करते थे, पेरियार कोई नौकरी नहीं करते थे, लेकिन वो जो काम करते थे उससे जाने कितनों को नौकरी मिल गई। अगर वो संघर्ष वो नहीं किए होते तो हम जैसे लोगों को नौकरी भी नहीं मिल पाती। डॉक्टर अंबेडकर का अपना निजी परिवार बर्बाद हो गया, ये बात कहना जरूरी है। जवान बच्चे मर गए, पत्नी गुजर गई, परिवार को नहीं हो पाए डॉक्टर अंबेडकर। मैं इसलिए उनको अपना मसीहा, अपना नायक मानता हूं कि जब उनकी कलम में ताकत हुई तो अपनी कलम से उन्होंने जाति देख करके न्याय नहीं दिया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो इस देश के हर नागरिक को समता और न्याय देता है, अधिकार और सम्मान देता है। इसलिए मेरा नायक भी डॉक्टर अंबेडकर है, और ये बात हम कहते हैं। लेकिन अपना परिवार तो बर्बाद हुआ। एक विदेश का पत्रकार डॉक्टर अंबेडकर से मिलने पहुंचा तो रात हो गई। कहानी तो यह भी मिलती है कि कई और लोगों से मिलने पहुंचा तो सब लोग सो गए थे। डॉक्टर अंबेडकर के यहां पहुंचा तो वो जाग रहे थे। उसने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप सोए नहीं? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूं। आज उनके जागने का क्या फल है? 75 साल बाद संविधान बदलने की बात करने वाले हुकूमत कर रहे हैं, और संविधान जिसने 90% कमेरा को हिम्मत और आवाज दी, उसे पता ही नहीं कि हुकूमत क्या होती है। बाबा साहब ने कहा कि जाओ अपने देश की, अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। अब दीवार पर तो लिख दिया, पानी बरसा, मिट गया। अब शासक कहां से बैठे? क्योंकि हमने अधूरे मन से लिख दिया था। हम औपचारिकता निभा रहे हैं। हम अपने जो लड़ने वाले लोग हैं उनको बचा नहीं पाते। हमको पता है कि एक आवाज इंडिया टीवी का मतलब क्या होता है,
लेकिन क्या आज YouTube की दुनिया में सबसे पहला चैनल हम अपने आवाज इंडिया टीवी को बना पाए? नहीं बना पाए। घर जाके सोचिएगा क्यों नहीं बना पाए। इसमें कौन सा पैसा लगता है? कितना हम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करा पाते हैं अपने लोगों को? हम पता ही नहीं हमें कि किसको मजबूत करना है। विपरीत परिस्थितियों में जो निडर होकर के, बेखौफ होकर के लड़े, आप हिम्मत बन के उसके साथ देना चाहिए। आप न लड़ पाओ तो दूसरे आदमी को तैयार करो जो लड़ने वाले का साथ दे। अगर वो भी ना कर पाओ तो चौराहे पर जब बैठो तो उसकी तारीफ किया करो कि हां, विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने वाला कोई खड़ा है। अगर वो भी ना कर पाओ तो जा करके उसकी आर्थिक मदद कर देना। अगर वो भी ना कर पाओ तो केवल इतनी मदद करना कि उसका विरोध मत कभी करना और उसका विरोध मत होने देना। लेकिन सच बताइए, हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा पहला विरोधी हमारे घर में पैदा होता है। Am I right और रॉन्ग? भाई को भाई से लड़ा दिया गया और हम बिखरे हुए लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि कोई अंबेडकर अवतार लेंगे, कोई फूले आएंगे, कोई पेरियार आएंगे, कोई कांशीराम आएंगे, तब इस समाज को एकजुट करेंगे। कोई लौट कर नहीं आने वाला। और हम कोई पुनर्जन्म में यकीन नहीं रखते। आज हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में कोई अंबेडकर हो, कांशीराम हो, लेकिन हमारे घर में ना हो, पड़ोसी घर में हो। हमारा बच्चा तो अच्छी जगह नौकरी करे, अच्छी शादी विवाह हो, अच्छा घर बनवा ले। यहां लाखानदूर में भी एक घर रहे, एक घर नागपुर में रहे, और अगर अच्छी नौकरी रहे तो दिल्ली में भी एक घर बनवा ले। और समाज की चिंता कौन करे? पड़ोसी करे। हाकिमे शहर क्यों किसी बात पर अब ठौर करे? उसकी मर्जी है, जिसे चाहे उसे गौर करे। सोचते सब हैं जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये है कि आगाज कोई और करे। समझ पाए? अपने घर से कुर्बानी न देनी पड़े। मैं भी जानता हूं कि मैं नौकरी में था, उसके बाद नौकरी चली गई। मेरे घर वाले आज भी कहते हैं कि चुपचाप अगर रहे होते तो नौकरी करते, 1.5-2 लाख रुपया तनख्वाह होती। मैं सोचता हूं कि इतने 10,000 प्रोफेसर वहां हैं, किसी को कोई नहीं जानता। मुझे मेरा समाज जानता पहचानता तो है, मुझे सम्मान और इज्जत तो देता है। इसलिए जो भी लड़ने वाला हो, मेरी गुजारिश है उसे अकेला मत पड़ने देना। और मैं आपसे छोटा हूं, मंच पर जितने लोग बैठे हैं उनसे उम्र में छोटा हूं। मेरी जितनी उम्र नहीं होगी उतना उम्र संघर्षों में देने वाले लोग यहां बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, हमने नाक लंबी कर दी और दिल छोटा कर लिया है। अब हमारे दिल में अपने भाई के लिए भी जगह नहीं बची। ओबीसी से लड़ रहा है, SC से लड़ रहा है, और जो नहीं लड़ रहा है उसके लड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जा रहा है। बांट दो, आरक्षण को बांट दो। और आप अपना आरक्षण दिया हुआ जो है वो नहीं बचा पा रहे। ओबीसी जाति जनगणना नहीं करा पा रहे। लेटरल एंट्री आ गई, NFS आ गया, और आपका वोट तो ऐसे लूट लिया जा रहा है कि सरकारें आपके सीने पर चढ़कर दूसरे की बन जा रही हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे। जब आपकी हुकूमत नहीं होगी तो आप क्या बचाओगे अपना परिवार? इसलिए जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। हम भाई से नहीं लड़ना है। आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो संविधान बचाने के लिए इस समाज को देख करके अफसोस कर रहे होते कि मैं इतना बड़ा समाज तैयार करके गया। नारे तो जय भीम के बहुत लगने लगे, लेकिन संविधान को बचाने के लिए और इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। मानवर कांशीराम के वारिस आज कहां खड़े हैं? मानवर कांशीराम होते तो ये सोचते कि मैंने नौकरी छोड़ी, मैंने परिवार छोड़ा, मैंने घर छोड़ा, इसलिए कि बहुजन समाज के नाम पर जो पार्टियां बनेंगी वो मिशन और आंदोलन छोड़ देंगी। किस डर में? और जो डर गया उसका कभी इतिहास में नाम नहीं मिलता है। लड़ने वालों का इतिहास में नाम लिखा जाता है। मेरी किताब प्रोफेसर की डायरी यहीं से आप पढ़िएगा, मैंने पहले पन्ने पर लिखा है, अगर हिरन अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे तो शिकारियों की गाथाएं ही उनके इतिहास में मिलेंगी। और अगर हिरणों को अपना इतिहास में जगह पानी है तो अपना इतिहास खुद लिखना पड़ेगा। इसलिए हमने लिखना और बोलना छोड़ दिया, एकजुट होना छोड़ दिया। एक बार विचार करिएगा कि इस विचार की नागपुर की यात्रा में एक संगठन 100 साल पूरा होने जा रहा है और अब वो देश पर हुकूमत कर रहा है। सबसे ज्यादा पैसा उसके पास, सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट उसके पास, सबसे ज्यादा उनका जज बना बैठा है। 1-2 मिनट और लूंगा बस आखिर में।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जज है और जो यादव है, मैं ये बात जोर से कह रहा हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जज, यादव नाम है उसका, वो खड़ा होकर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में खड़ा होकर कह रहा है कि इस देश में तो बहुसंख्यकवाद ही चलेगा। बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि इस देश में लोकतंत्र चलेगा, और जज की कुर्सी पर बैठा हुआ संघ और बीजेपी का एजेंट कहता है कि इस देश में बहुसंख्यकवाद चलेगा, और उसके लिए भी वो एससी एसटी ओबीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जहर बोलने वाले लोग हमारे समाज के निकल आते हैं। हाँ, हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी जाके उनके खेमे में बैठ करके आजकल कह रहे हैं अंबेडकर और सावरकर एक हैं, और अंबेडकर और सावरकर के विचारों का भारत बनाना है। डॉक्टर अंबेडकर कहीं होंगे तो ये देखकर क्या सोच रहे होंगे कि उनके सबसे बड़े बुद्धिजीवी उनको सावरकर के बगल में खड़ा कर दिए, जिनकी पूरी लड़ाई उस तरह की विचारधारा के खिलाफ खड़ी थी, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे लोग दगाबाज निकल गए, हमारे लोग बिक गए, हमारे लोग डर गए, समझौता कर लिए, और जो बचे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। ये आलोचना करने में आपके बीच में आया था। आप भले ये कह सकते हैं कि आलोचना करना आसान होता है, रास्ता क्या है? सबसे पहला काम ये कर लो, एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को एकजुट कर लिया जाए। दूसरा काम ये कर लिया जाए कि शिक्षा बचाने की लड़ाई को लड़ा जाए, कलम और किताब को बचाया जाए। कलम किताब बचेगी तो हमारे बच्चे अंधविश्वास और पाखंड में नहीं जाएंगे, और एकजुट होकर के न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बना ली जाए। आज ये वक्त नहीं है कि तराजू लेकर आप तौलते हैं कि 100% अंबेडकरवादी कौन है। आज वक्त इस बात का है कि न्यूनतम सहमति पर उस दक्षिणपंथी विचारधारा के खिलाफ कौन लड़ रहा है, भारत का संविधान बचाने के लिए कौन लड़ रहा है, उस संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो जाया जाए। संविधान बचा रहेगा तो बाकी लड़ाई हम अपने घर की लड़ लेंगे। अगर संविधान ही नहीं बचा रहेगा तो हम लड़ाई कोई न लड़ पाएंगे न जीत पाएंगे। अगली बार कुछ दिन बाद इस देश में तानाशाही का राज होगा, और आपसे आंदोलन करने और ऐसे कार्यक्रम करने का हक भी छीन लिया जाएगा। ये मैं आपको डरा के नहीं, सच बात कह के जा रहा हूं।